हेलो फ्रेंड्स, एग्जाम्पल 91 में आपका स्वागत है दोस्तों। चलिए आज हम लोग लूसेंट का एपिसोड 11 बनाने जा रहे हैं चोल साम्राज्य के बारे में। दोस्तों जो लोग नेक्स्ट पार्ट नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट में जाके आराम से देखिए। पार्ट बाय पार्ट एपिसोड पार्ट बाय पार्ट दिया गया है दोस्तों। और वीडियो अगर अच्छा लगता है दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, और नहीं अच्छा लगता है तो स्किप कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं लूसेंट को। प्राचीन भारत का चल रहा है दोस्तों अभी सीरीज। इसके बाद आधुनिक स्टार्ट करेंगे दोस्तों। जहाँ जहाँ क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है वहाँ से सीरीज को स्टार्ट किया जाएगा। उसके बाद मीडिया पर बता देंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों, चोल साम्राज्य में भाग लेने वाले उच्च पदाधिकारी को पेरुदरम एवं निम्न श्रेणी के पदाधिकारियों को सेरुदरम कहा जाता था। लेखों में कुछ उच्च अधिकारियों को उड़न कुटम कहा गया, जिसका अर्थ था सदा राजा के पास रहने वाले अधिकारी। संपूर्ण चोल साम्राज्य 6 मंडलों प्रांतों में विभक्त था। मंडल कोट्टायम में, कोट्टम नाडु में एवं नाडु कई कुरुमों में विभक्त था। नाडु के स्थानीय सभा को नाटुर एवं नगर के स्थानीय सभा को नगरताल कहा जाता है। बेलाल जाति के धनी किसानों को केंद्रीय सरकार के देख रेख में नाडु के काम काज में अच्छा खासा नियंत्रण हासिल था। उनमें से कई धनी भूस्वामियों को चोल राजाओं का सम्मान के रूप में मुवेदवेलम यानी 3 राजाओं की अपनी सेवाएं प्रदान करने वाला बेलन यानी किसान, अरैयार प्रधान जैसी उपाधियां दी, उन्हें केंद्र में महत्वपूर्ण राजकीय पद सौंपे। स्थानीय स्वशासन बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों, VVI है। चोल साम्राज्य की मुख्य विशेषता क्या है? स्थानीय स्वशासन। उर सर्वसाधारण लोगों की समिति थी, जिसका कार्य होता था सार्वजनिक कल्याण के लिए तालाबों और बगीचों के निर्माण हेतु गांव की भूमि का अधिग्रहण करना। दोस्तों सभा या महासभा मूलतः अग्रहारों और ब्राह्मणों बस्तियों की सभा थी, जिसके सदस्यों को पेरुम कलम कहा जाता है। यह सभा वरीयम नाम की समितियों के द्वारा अपने कार्यों को संचालित करती थी। सभा की बैठक गांव में मंदिर के निकट वृक्ष के नीचे या तालाब के किनारे होती थी। व्यापारियों की सभा को नगरम कहते थे। चोल काल में भूमि कर उपज का 1/3 भाग हुआ करता था। गांव में कार्य समिति की सदस्यता के लिए जो वेतनभोगी कर्मचारी रखे जाते थे उन्हें मध्यस्थ कहते हैं। उत्तर मेरू यानी अभिलेख के अनुसार सभा की सदस्यता दोस्तों, सभा की सदस्यता के लिए इच्छुक लोगों की ऐसी भूमि का स्वामी होना चाहिए जहां से भूराजस्व वसूला जाता था। उनके पास अपना घर होना चाहिए। उनकी उम्र 35 से 70 के बीच होनी चाहिए। उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए। उन्हें प्रशासनिक मामले की अच्छी जानकारी होनी चाहिए और ईमानदार होना चाहिए। दोस्तों यदि कोई पिछले 3 सालों में किसी समिति का सदस्य रहा हो तो वह किसी और समिति का सदस्य नहीं बन सकता। जिसने अपने या अपने संबंधियों के खाते जमा नहीं कराए वह चुनाव नहीं लड़ सकता। ब्राह्मणों को दी गई कर मुक्त भूमि को चतुर्वेदी मंगलम एवं दान दी गई भूमि ब्रह्मदेव कहलाती थी। चोल सेना का सबसे संगठित अंग था पदाती सेना। चोल सेना का सबसे संगठित अंग था दोस्तों पदाती सेना। चोल काल में कलंजू सोने के सिक्के थे। तमिल कवियों में जयन गोदर प्रसिद्ध कवि थे, जो कुलोत्तुंग प्रथम का राजकवि था। उसकी रचना कलिंग, तूपर्णी, कंबन और ओट्टाकुट्टन और पुंगलेदी को तमिल साहित्य का और पंप पोन एवं रन कन्नड़ साहित्य का त्रिरत्न कहा जाता है दोस्तों।
पर्सी ब्राउन ने तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर के विमान को भारतीय वास्तुकला का निदर्शन माना। चोलकालीन नटराज प्रतिमा को चोल काल का सांस्कृतिक सार या निचोड़ कहा जाता है दोस्तों। एक बार फिर से देखिए फिर से देखिए, पर्सी ब्राउन ने तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर के विमान को भारतीय वास्तुकला का निकष माना है। चोलकालीन नटराज प्रतिमा को चोल काल का सांस्कृतिक सार या निचोड़ कहा जाता है। चोल साम्राज्य प्रतिमा संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में गिनी जाती है दोस्तों। शैव संत ईशान शिव पंडित राजेंद्र प्रथम के गुरु थे। शैव संत ईशान शिव पंडित राजेंद्र प्रथम के गुरु थे। चोल काल की 10वीं सदी का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह कावेरीपट्टनम था दोस्तों। बहुत बड़ा गांव जो एक इकाई के रूप में शासित किया जाता था उसे तन्नियर कहा जाता था। बहुत बड़ा गांव जो एक इकाई के रूप में शासित किया जाता था उसे तन्नियर कहलाता था दोस्तों। चलिए नेक्स्ट पेज दोस्तों। उत्तर मेरू शिलालेखों जो सभा संस्था का विस्तृत वर्णन उपस्थित करता है उसे परांतक प्रथम के शासनकाल से संबंधित है दोस्तों। उत्तर मेरू शिलालेख जो सभा संस्था का विस्तृत वर्णन उपस्थित करता है उसे परांतक प्रथम के शासनकाल से संबंधित है। चोलों की राजधानी कालक्रम के अनुसार थी उरेयूर और तंजौर और गंगईकोंड दोस्तों और चोलपुरम एवं कांची दोस्तों। चोलों की राजधानी कालचक्र के अनुसार थी उरेयूर, तंजौर, गंगईकोंड, चोलपुरम और कांची दोस्तों। चोल काल में सड़कों की देखभाल बगान समिति करती है। चोल काल में सड़कों की देखभाल कौन करती है दोस्तों? बगान समिति। चोल काल में आम वस्तुओं के आदान प्रदान का आधार धान था दोस्तों। चोल काल में आम वस्तुओं के आदान प्रदान का आधार क्या? धान था। चोल काल में विशाल व्यापारी समूह निम्न थे: बलंजियार और नाना देशी एवं मनी ग्राम था दोस्तों। चोल काल के विशाल व्यापारी समूह निम्न थे बलंजियार, नाना देशी एवं मनिन ग्रामम दोस्तों। विष्णु के उपासक को अलवार और शिव के उपासक को नयनार संत कहलाते थे। विष्णु के उपासक क्या कहलाते थे दोस्तों? अलवार। शिव के उपासक नयनार का संत कहलाते थे। बहुत भी आया दोस्तों, बहुत बार पूछा गया, हर क्षेत्र में मिलता है दोस्तों। विष्णु के उपासक अलवार और शिव के उपासक नयनार संत कहलाते। चालुक्य वंश यानी कल्याणी दोस्तों। कल्याणी के चालुक्य वंश के स्थापना तेलव द्वितीय ने की थी। कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना तेलव द्वितीय ने की थी। राजधानी मायनखेट है दोस्तों। चालुक्य वंश यानी कल्याणी के प्रमुख शासक हुए तेलव प्रथम और तेलव द्वितीय और विक्रमादित्य और जय सिंह और सोमेश्वर द्वितीय, विक्रमादित्य 6, सोमेश्वर तृतीय एवं तेलव तृतीय। सोमेश्वर प्रथम ने मायनखेट की राजधानी हटाकर कल्याणी यानी कर्नाटक को बनाया दोस्तों। सोमेश्वर प्रथम ने मायनखेट की राजधानी हटाकर कल्याणी यानी कर्नाटक को बनाया। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक विक्रमादित्य 6 था दोस्तों। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था दोस्तों? चालुक्य वंश का विक्रमादित्य 6 था। बिल्हन एवं विज्ञानेश्वर विक्रमादित्य 6 के दरबार में ही रहते थे। बिल्हन एवं विज्ञानेश्वर विक्रमादित्य 6 के दरबार में ही रहते थे। मिताक्षरा हिंदू विधि ग्रंथ यानी याज्ञवल्क्य स्मृति पर व्याख्या नामक ग्रंथ की रचना महान विधिवेता विज्ञानेश्वर ने की थी दोस्तों। मिताक्षरा यानी हिंदू विधि ग्रंथ याज्ञवल्क्य स्मृति पर व्याख्या नामक ग्रंथ की रचना महान विधिवेता विज्ञानेश्वर ने की थी। विक्रमांक देव चरित्र की रचना बिल्हन ने की थी। इसमें विक्रमादित्य 6 के जीवन पर प्रकाश डाला गया दोस्तों। विक्रमादेव चरित्र की रचना बिल्हन ने की थी। इसमें विक्रमादित्य 6 की जीवन पर प्रकाश डाला गया। चालुक्य वंश बतापी जयसिंह ने बतापी के चालुक्य वंश की स्थापना की, जिसकी राजधानी बतापी यानी बीजापुर के निकट थी। इस वंश के प्रमुख शासक थे पुलकेशिन प्रथम, कीर्तिवर्मन और पुलकेशिन द्वितीय। विक्रमादित्य, विनयादित्य या विजयादित्य, इनमें सबसे प्रतापी राजा पुलकेशिन द्वितीय था दोस्तों।
चालुक्य वंश बतापी के बारे में पढ़ना दोस्तों। जयसिंह ने बतापी के चालुक्य वंश की स्थापना की, जिसकी राजधानी बतापी बीजापुर के निकट थी। इस वंश के प्रमुख शासक थे पुलकेशिन प्रथम और कीर्तिवर्मन और पुलकेशिन द्वितीय, विक्रमादित्य और विनयादित्य एवं विजयादित्य। इसमें सबसे प्रतापी राजा पुलकेशिन द्वितीय था दोस्तों। इन सब में राजा में प्रतापी सबसे राजा पुलकेशिन द्वितीय था। चलिए, महाकूट स्तंभ लेख से प्रमाणित होता है कि पुलकेशिन द्वितीय बहुस्वर्ण एवं अग्निष्टोम यज्ञ संपन्न करवाए। जिनेन्द्र का मेघतु मंदिर पुलकेशिन द्वितीय ने बनवाया था। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराकर परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। इसने दक्षिणेश्वर की उपाधि भी धारण की थी। इसने किसकी उपाधि धारण की दोस्तों? दक्षिणेश्वर की उपाधि भी धारण की थी। पल्लवी वंश शासक नरसिंहवर्मन प्रथम ने पुलकेशिन द्वितीय को लगभग 642 में परास्त किया और उसकी राजधानी बतापी पर अधिकार कर लिया। संभवतः इसी युद्ध में पुलकेशिन द्वितीय मारा गया। इसी विजय के बाद नरसिंहवर्मन ने बतापी कौन की उपाधि धारण की। ऐहोल अभिलेख का संबंध पुलकेशिन द्वितीय से है। लेखक रवि कीर्ति है दोस्तों। ऐहोल अभिलेख का संबंध पुलकेशिन द्वितीय से है। लेखक रवि कीर्ति है दोस्तों। अजंता